तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो अब दोस्तों NSDL का आईपीओ, MNB इंजीनियरिंग का आईपीओ, श्री लोटस डेवलपर्स का आईपीओ, इन तीनों आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह सारी चीजें आ चुकी है। अब बारी है इनकी लिस्टिंग की। लिस्टिंग कल 6 अगस्त को होने वाली है। 9 बजे मार्केट खुलेगा, 10 बजे इन आईपीओ की लिस्टिंग होगी। तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएं, वो सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उनके अलावा जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ उनको भी क्या करना चाहिए वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले जो NSDL का आईपीओ, तो इसकी लिस्टिंग डेट मैंने आपको बता दी 6 अगस्त को, कल की तारीख में लिस्ट हो जाएगा। तो अब एक अंदाजा लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, एक अंदाजा ही जानते हैं। फिक्स चीज़ तो है नहीं, क्योंकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम कोई फिक्स चीज़ नहीं कोई फिक्स पैरामीटर होता है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। तो अभी जो GMP चली 120 रुपये के आसपास, और ये 800 रुपये के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है। तो GMP के अनुसार जो इसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही है लगभग 920 रुपये के आसपास, अंदाजन इतना लिस्टिंग होने की संभावना है ग्रे मार्केट के अनुसार। बट मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, तो 900 से 950 के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो लगभग इतना लिस्टिंग प्राइस हो सकती है, ये एक अंदाजा हम जान के चल रहे हैं जो मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से। बाकी जो अभी अंदाजन लिस्टिंग गेंस मिल सकता है 15 से 20% के बीच में, लगभग आप मान के चले 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। ठीक है, इतनी ही डिमांड थी शुरुआत से और अभी भी इतनी ही डिमांड बनी हुई है। तो अब इतना अगर लिस्टिंग गेंस मिलता है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। सारा डिसीजन आपका खुद का होगा। तो अब देखिए, जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया, सिर्फ आपने शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया, ज़्यादा आपका प्रॉफिट का कोई इरादा नहीं है, भाई लॉन्ग टर्म में हमें रखना नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जितना लिस्टिंग गेंस मिलता है लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बाद में फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए है, फिर लॉन्ग टर्म में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए बाकी ये कंपनी ऐसी है, मोनोपोली सेक्टर है और कंपटीशन बहुत कम है इस सेक्टर के अंदर, तो और फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है। इस हिसाब से कुछ अगर शेयर आपने रख भी लिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया, तो हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। देखिए, ओवरऑल ये काफ़ी बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मोनोपोली सेक्टर है। बट पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव पहला ये कि सेक्टर काफ़ी अच्छा है और सेक्टर के अंदर कंपटीशन कम है। CDSL अकेला इसका कंपटीटर है, उसके अलावा कोई कंपटीटर नहीं है। मतलब एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, सदाबहार बिजनेस है। जब तक शेयर मार्केट जिंदा है तब तक ऐसे कंपनीज भी जिंदा रहेगी और इनकी डिमांड हमेशा रहेगी, इनका रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता रहेगा। तो डिमांडिंग काफ़ी अच्छा सेक्टर है ये। बाकी कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह हर साल बढ़ रहे हैं। डेट फ्री कंपनी है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर रिजल्ट्स भी है, तो मतलब ऐसी कंपनीज काफ़ी कम देखने को मिलती है। एंकर लिस्ट बहुत बढ़िया ही है, मतलब सारे फैक्टर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो पॉजिटिव्स काफ़ी अच्छे हैं। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, ऐसा विशेष ऐसा कुछ नहीं है नेगेटिव, बट एक चीज़ ये है कि थोड़ा वैल्यूएशन सस्ती कर दे तो बढ़िया रहता। बाकी एक नेगेटिव नहीं है, बट इसका एक कंपटीटर है CDSL काफ़ी मामलों में इससे थोड़ा बेहतर है। मतलब डीमेट अकाउंट की संख्या के मामले में कह दें तो थोड़ा बहुत CDSL इससे थोड़ा सा बेहतर है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बस थोड़ा बहुत बेहतर है इससे। बाकी क्या बता, आने वाले टाइम में NSDL भी अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधारे और भी आगे निकल जाए तो कुछ है नहीं इसमें दिक्कत वाली बात। बाकी ओवरऑल अट्रैक्टिव कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। बाकी मार्केट कैप 16,000 करोड़ रुपए का है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी के अंदर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी मतलब पोटेंशियल होता है, क्योंकि स्मॉल कैप से वो मिड कैप में जाएगी तो मतलब ग्रोथ ज़्यादा की संभावना है, फिर मिड कैप से लार्ज कैप में जाएगी। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी संभावनाएं नज़र आ रही है इस शेयर के अंदर। बाकी हाँ, किसी को कन्फ्यूज़न लगता है कि भाई हमको ज़्यादा रखना नहीं है, जितना प्रॉफिट मिला। किसी को कन्फ्यूज़न लगता है लॉन्ग टर्म के लिए तो थोड़े सेल कर सकते हैं, थोड़े रख सकते हैं, इस तरह की भी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा। पर्सनली मुझे आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, एक भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, किस्मत वाली बात है। क्योंकि देखिए, ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे अलॉट होता तो मैं इसको रखता पूरा का पूरा, मतलब मैं इसको छेड़ता भी नहीं, क्योंकि अच्छी कंपनी है, फिर क्या छेड़ना इसको, क्योंकि यूनिक सेक्टर है और बहुत कम ऐसी कंपनीज देखने को मिलती है जो यूनिक सेक्टर वाली होती है, जिनको रखने जैसी होती है। बाकी देखिए दोस्तों, जिनको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो टेंशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। देखिए, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से पैसे या मदद मिल जाती है। आपको हो सकता है आईपीओ से नहीं मिली हो, कहीं और से आपको फ़ायदा मिल गया हो, ऐसा होता है। और कभी कभार क्या है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं उसके भी आईपीओ अलॉट हो जाते हैं, तो उसकी किस्मत की बात है भाई। तो इतनी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप अप्लाई कीजिए, अलॉट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। और अब जिनको अलॉट नहीं हुआ तो क्या उनको बाय करना चाहिए? मुझे लगता है अगर लिस्टिंग काफ़ी नीचे हो, अभी मार्केट तो थोड़ा डाउन ट्रेंड के अंदर है, या बाद में थोड़ा नीचे आया NSDL का शेयर, तो उस टाइम देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए। बाकी आप जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों, श्री लोटस डेवलपर्स का आईपीओ, इसकी भी लिस्टिंग कल 6 अगस्त को है। तो अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है? देखिए, 150 रुपीज़ के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है और 40 रुपये के आसपास इसकी GMP बता रही है अंदाजन। ठीक है, अंदाजन GMP बता रही है, तो 190 रुपये के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना नजर आ रही है।
बट रेंज लेके चले तो 180 से 200 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावना नज़र आ रही है। इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैंने देखा इसकी लिस्टिंग लगातार, मतलब जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगातार स्थिर बना हुआ है, ज़्यादा इसके अंदर गिरावट ना तेज़ी देखने को मिली है। इस हिसाब से लग रहा है कि भाई इसके आसपास इसी रेंज के अंदर लिस्टिंग होने की संभावना नज़र आ रही है। बाकी तो देखिए मार्केट पर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, और ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाज़ा होता है, इसके पूरे भरोसे तो हमको नहीं रहना है। फिर अंदाजन लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है, तो लिस्टिंग गेंस जो मिलने की संभावना है 25 से 30% के बीच में, मतलब 4000 से 4500 रुपए के बीच में अंदाजन लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावना नजर आ रही है। जिस हिसाब से ग्रे मार्केट का प्रीमियम चला उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई किया तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो देखिए जितना लिस्टिंग गेंस मिले लेके एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया, लॉन्ग टर्म के लिए आपने नहीं सोचा है, तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए ये ठीक स्ट्रैटेजी है। बाकी कंपनी में कुछ अच्छी बातें भी हैं, बट जो NSDL में बात है वो इसमें बात नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में मुझे ये लगा कि इसका जो सेक्टर है ये लग्जरी सेगमेंट के अंदर डील करती है, उसके अलावा रीडेवलपमेंट के अंदर है, मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स उनको तोड़ के वापस बनाती है और लग्जरी बनाती है। तो सेक्टर के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर तो ऐसे कंपिटेटिव सेक्टर है, कॉमन सेक्टर है, बस उसके अंदर भी ये कुछ यूनिक कर रही है, ये इसके लिए बढ़िया लगा मुझे। बाकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, ठीक है, और मार्जिन्स 40% के आसपास है 2025 के अंदर, काफ़ी अच्छी बात है। एंकर लिस्ट इसकी अच्छी आई है, मतलब कंपनी एक अच्छी बैलेंस्ड नज़र आ रही है। फिर नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स ये है कि तो वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। दूसरा इसके ऊपर डेट है, आईपीओ के पैसे से थोड़ा डेट पे करती तो बढ़िया लगता। बाकी डेट कंट्रोल के अंदर है, ज़्यादा ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। ओवरऑल अट्रैक्टिव अच्छी कंपनी नज़र आ रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे NSDL वो एक अलग सेगमेंट हो गया, वो अलग चीज़ हो गई, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखे तो वो मतलब एकदम बैलेंस्ड और व्यवस्थित कंपनी दिख रही है और यूनिक सेक्टर है। इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है काफ़ी लोगों को, मुझे पता है लॉन्ग टर्म के लिए ये भी अच्छी नज़र आ रही है, बट कंफ्यूजन है तो आधे शेयर रख सकते हैं, आधे सेल कर सकते हैं, इस तरह की भी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं इसके। बाकी आप जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। बाकी दोस्तों जिन लोगों को अलॉट नहीं हो उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए मैंने आपको बता दिया कंपेयर करके कि भाई एक NSDL अलग चीज़ है जिसको लॉन्ग टर्म में रखा जा सकता है। श्री लोटस में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि भाई इसको भाई लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एक यूनिक सेक्टर नहीं है, कॉमन सेक्टर भी है साथ में इसका, क्योंकि रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये थोड़ा कॉमन सेक्टर भी है। तो ठीक है, ओवरऑल कंपनी के अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए उस हिसाब से मैंने पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बताया, उस हिसाब से आप सोच लीजिएगा। फिर M&M इंजीनियरिंग का IPO, इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, देखिए 385 रुपये के अंदर अलॉट हुआ है, 40 रुपये इसकी GMP बता रही है, 425 रुपये के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और रेंज लेके चले तो 410 से लेकर 430 रुपये के बीच में लिस्टिंग होने की संभावना है, इससे कम ज़्यादा की लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। और नेगेटिव लिस्टिंग की भी संभावनाएं कम है, क्योंकि ये जो IPO चल रहे हैं उनमें से सबसे कम डिमांड अभी इस IPO की चल रही है। तो कोई उम्मीद जता रहे कि भी नेगेटिव लिस्टिंग हो जाए, जैसे आज लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की हुई वैसे, तो इसकी संभावनाएं तो कम नज़र आ रही है। शुरुआत से डिमांड वगैरह ठीक है, उस हिसाब से अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद है। तो लगभग 10 से 15% के बीच में लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावना है, मतलब मान के चलेगी भाई 1500 से 2200 के बीच में लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो अगर इतना लिस्टिंग गेंस मिलता है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया तो शॉर्ट टर्म जितना भी लिस्टिंग गेंस मिलता है लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है, फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि सेक्टर इसका अच्छा है, अभी कंपटीशन इसके अंदर कम है, और ये डिमांडिंग सेक्टर भी है, जो स्ट्रक्चरल और बिल्डिंग बनाती है उसके लेकर सारे प्रोडक्ट्स भी ये मैन्युफैक्चर करती है, मतलब जो पार्ट्स वगैरह वो भी मैन्युफैक्चर करती है और पूरा काम करके भी देती है, तो मतलब डिमांड तो है इस सेक्टर की। बाकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इसके प्रॉफिट मार्जिन्स बड़े हैं, ROE ROC वगैरह बढ़िया है, वैल्यूएशन सही है, और जो रूफ टॉप्स होते हैं उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी है। फिर नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए इसके ऊपर डेट है थोड़ा, पर IPO के पैसे से थोड़ा बहुत डेट पे करेगी, और डेट कंट्रोल के अंदर इतना ज़्यादा चिंताजनक तो बात नहीं है। बाकी एक और नेगेटिव है कि 2024 में रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन हुआ था, तो इस पर इसको फोकस करना पड़ेगा, जो ग्रोथ है वो उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मतलब ऐसे अगर रिजल्ट आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट या ईयरली रिजल्ट अगर खराब आते हैं ना, भाई पिछले साल से थोड़ा कम आया, तो क्या है कि इस पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, इसीलिए ग्रोथ कंटिन्यू आए तो ज़्यादा बढ़िया है, इस पर इसको फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल ये भी कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, एक दो रिस्क थे साथ में वो मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर आपका अलॉट नहीं हुआ है, टारगेट लॉन्ग टर्म वगैरह के लिए है, तो ये नेगेटिव्स पॉजिटिव्स आप कंसीडर कर लीजिएगा। बाकी ये तीनों कंपनीज में से अगर कहें भाई जिसको थोड़ा ज़्यादा वरीयता दे सकते हैं, या जो थोड़ी मतलब बैलेंस्ड कंपनी सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, या जो यूनिक सेक्टर है, वो NSDL है। उसको अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए आपको अलॉट नहीं हुआ तो वो एक अलग चीज़ है, NSDL एक कंपनी अलग है। बाकी ये दोनों सेक्टर है, ये मतलब कॉमन सेक्टर आप कह सकते हैं इनको। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हुआ है नहीं हुआ है, वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।